हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी लेक्चर नंबर 5 को। पीजीबीपी में हम लोगों ने अब तक 4 लेक्चर देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 5th लेक्चर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन की बात की थी। सर एक बार रिकैप करवा दीजिए ना, उतना लंबा रिकैप करवाएंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, पहले कुछ हाथ में आ जाए फिर से रिकैप करवाएंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सेक्शन 32 देखा था। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल ओनर on block of asset by using WDV method of depreciation by applying the prescribed percentage. Is it clear? जी सर। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था if any asset is acquired during the previous year and put to use less than 180 days, then in that case the 50% of the normal depreciation shall be charged. इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट में हम लोगों ने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, वो देखा था हम लोगों ने। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ asset acquired during the previous year minus money payable in respect of asset sold, discarded, damaged, destroyed, etc. The balancing figure will come out to WDV for depreciation purposes. Now we have to apply the percentage on that WDV for depreciation purposes. The amount which we will get or the resultant figure will be your depreciation. Is it clear? And the remaining amount will be the closing WDV. आज हम लोग, अच्छा, लास्ट सेशन में ही हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशंस को देखा था। मैंने कहा था देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस बताए थे। आपको सेक्शन 43(1) की पहले डेफिनेशंस बताई थी, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। क्योंकि जब हम लोग ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस समय हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन देखनी पड़ती है। द डेफिनेशन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंट बाय एनी अदर पर्सन और ऑथोरिटी। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेनेशंस देखे थे, और एक्सप्लेनेशंस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ एक्सप्लेनेशंस कवर कर लिए थे, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जरा देखें, अपनी कॉपी पलटें और उसमें देखें तो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आपको लिखवाया था वो था, इफ एनी एसेट वाज अर्लियर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, नाउ ब्रिंग आउट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन, देन व्हाट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट? Actual cost would be the actual cost to the SSE minus deduction under section 35 is allowed in totality earlier. Now the remaining portion which is not allowed as a deduction will be treated as a actual cost. That was our first explanation. Explanation number 2 हम लोगों ने डिस्कस किया था, if any asset is received by any SSE through gift or will, then in that case the actual cost would be the cost to the previous owner minus total depreciation allowed to them. Clear? थर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था, अगर कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग द हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ इवीजन ऑफ द टैक्स, then in that case the assessing officer will fix the amount of actual cost. Explanation number 4 देखा था, if any asset was transferred and received back or brought back, दोबारा हमने उस एसेट को परचेस कर लिया, तो उसके लिए बोला गया कि जो WDV थी एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर, मैं एसेट को ट्रांसफर कर रहा था और मैंने ही उस एसेट को बाय कर लिया। तो अगर मैंने एसेट को ट्रांसफर किया, एज एंड व्हेन आई वाज ट्रांसफरिंग द एसेट, व्हाट वाज द WDV टू मी and what the cost incurred by me at the time of the reacquisition of the same asset, what least of the amount will be treated as actual cost. Explanation number 4A हम लोगों ने देखा था, and that was the last explanation which I have already considered in our last session. वो हम लोगों ने देखा था, एसेट को मैंने ट्रांसफर किया और उसके बाद उसको लीज बैक पर ले लिया। अगर एसेट को ट्रांसफर किया गया है और उसको लीज बैक पर लिया गया है तो ध्यान देंगे
कि सरकार ने ओनर के लिए रूल बनाया, नाउ आई हैव टेकन द एसेट बैक एज अ टेनेंट, नाउ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी टेकन और कंसीडर्ड बाय द ओनर हु बॉट द एसेट फ्रॉम मी. नाउ the asset, the actual cost of the asset for the other one person who acquired the asset from me would be the WDV of mine, WDV of the transferer. Is it clear? जी सर. आज हम लोग बात करेंगे explanation number 5 onwards. explanation number 5 कहता है, अब ढंग से सुनेंगे. मेरा एक घर था, उस घर में मैं रहता था. अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस घर को बिजनेस में यूज करना चाहिए. कहाँ यूज करना चाहिए? बिजनेस में यूज करना चाहिए. और अगर मैं उस घर को अपने बिजनेस में यूज करता हूं तो एक बात बताओ, क्या वो घर मेरे बिजनेस में आया या नहीं? हाँ सर, अब तो वो घर आपका घर नहीं है, वो घर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है. नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम हाउस टू बिल्डिंग. अब वो हाउस नहीं रहा, अब वो बिल्डिंग बन गई विच इज टू बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन. और मैंने आप लोग को कहा था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन आवर बिजनेस और प्रोफेशन, देन द एक्चुअल कॉस्ट इज टू बी कंसीडर्ड एनी हाउ. Now tell me, here I am not going to pay any amount because that was mine house and I am just going to convert it for the purpose of using in a business or profession. Now what would be the actual cost? तो actual cost के लिए बोला गया, अगर वो घर मैं शुरू से अपने बिजनेस में यूज कर रहा होता, फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन इफ आई वाज यूजिंग द सेम हाउस फॉर माय बिजनेस और प्रोफेशन, देन व्हाट वुड हैव बीन डन? व्हाट हैज बीन डन? I would have taken the depreciation on each and every year till now. And if I would have got the benefit of depreciation on that building, then the balancing figure would be the WDV, which would be shown by my financial statement or the balance sheet, which is not right now. अगर मैं वो बिल्डिंग शुरू से अपने बिजनेस में यूज कर रहा होता तो उस बिल्डिंग पर मैं हर साल डेप्रिसिएशन ले रहा होता. आज की डेट में उसका जो WDV आता, बेटा ले लो इसी को आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट में. हाँ, सो सिंपल. इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है. हाँ सर, ये तो बहुत आसान है. ध्यान देंगे. क्या देंगे? ध्यान देंगे. इस तरह का भी ध्यान होता है क्या? हाँ, वो जो माला होती है ना, ऐसा आप ऐसे से पैसे लग रहा था, पैसे की बात कर रहे हैं. मैं पैसे की नहीं, ध्यान देने की बात कर रहा था, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की बात कर रहा था. लोग माला जपते हैं ना, तो माला भी ऐसे जपते हैं और पैसे भी ऐसे ही. तो कहा गया कि मैंने कहा ध्यान देंगे. ध्यान इसलिए देंगे कि मैंने केवल ये कहा कि बिल्डिंग जो घर यूज हो रहा था, जिसका यूज घर में रहने के लिए हो रहा था, अब वो बिल्डिंग मेरे बिजनेस में यूज होने जा रही है. मैंने केवल उसी केस की बात की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांट एंड मशीनरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्नीचर एंड फिक्सचर which were used earlier for the purpose of personal and now bring for the purpose of using in a business or profession. We are not talking about those things at all. मैंने आपको केवल एक ही चीज बोला, अगर कोई बिल्डिंग, only building which was used earlier for my residential purpose or for my personal purposes, now bring to use in business or profession, then what would be the actual cost? This one explanations tells us about the actual cost in those cases. Is it clear? Sir, लिख दीजिए. If any building was used for residential purposes, now bring to use for business or profession.
तो कहा गया कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट क्लोजिंग या एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज द वे। सर ये भी समझ में आ गया। अब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 6 भी बता दीजिए। क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन नंबर 6? अगर कोई होल्डिंग कंपनी अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी किसी एसेट को सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी एसेट को होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, बशर्ते प्रोवाइडेड दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैंने कहा इफ बोथ ऑफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इन दैट केस क्या होगा वो तो यहां मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने यही बोला कि एक्सप्लेनेशन 6 अप्लाइज इफ एनी होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर्स इट्स कैपिटल एसेट्स टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, ओके, और इफ एनी सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर्स इट्स कैपिटल एसेट टू इट्स होल्डिंग कंपनी, ओके। क्या आप लोगों को यह मालूम है कि होल्डिंग कंपनी होल्डिंग कब कही जाती है या सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कब कही जाती है? अगर कोई कंपनी, ये एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड, अगर एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के इसके पास 100 शेयर्स हैं, 100 इक्विटी शेयर्स, और इसके पास वाई लिमिटेड के 50% प्लस इक्विटी शेयर है, नॉट 51%, 50% प्लस, more than 50% shares, equity shares are held by X Limited of Y Limited, then in that case X Limited is to be known as holding company and Y Limited is to be treated as subsidiary company. इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सूत्रधारी, और इसको बोलते हैं सहायक, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, कोई भी एसेट, तो उस केस में कहा गया अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया तो सब्सिडरी के लिए क्या कॉस्ट लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया तो होल्डिंग के लिए क्या एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, बशर्ते ये दो कंडीशंस पूरी हों। कौन सी वो दो कंडीशंस हैं? पहला, ट्रांसफरी कंपनी या चले होल्डिंग कंपनी होल्ड्स, होल्डिंग कंपनी के पास है 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अरे होल्डिंग कंपनी के पास 50% प्लस शेयर्स नहीं है, एंटायर शेयर कैपिटल है। मैं एंटायर शेयर कैपिटल मतलब एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल है। 100% ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर होल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। एंड द कंडीशन नंबर 2, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। यानी यहां पर ट्रांसफरी कंपनी कौन है? अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी कोई एसेट ट्रांसफर की है सब्सिडरी को, देन द ट्रांसफरी कंपनी इज सब्सिडरी कंपनी। एंड इफ सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर इट्स कैपिटल एसेट टू द होल्डिंग कंपनी, देन इन दैट केस द ट्रांसफरी कंपनी इज होल्डिंग कंपनी। अब जरा इसको सुनते हैं पूरी तरह से, बाद में हम बताते हैं एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या। इफ एनी होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर्स एसेट
to its subsidiary company or a subsidiary company transfers its asset to the holding company, and if both of these two conditions are satisfied, then in that case the actual cost would be the WDV of transferer. That's it. कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे भाई, मैं एक बात बताओ, ये पेन मेरी है, ये यहाँ रखी हुई है, उसको मैं कहीं यूज करता हूँ, वो भी जगह मेरी है, ये भी जगह मेरी है, इस पेन को मैं यूज कर रहा हूँ। अब वो पेन वहां पर यूज हो रही है, 25 रुपए की पेन है, 15 रुपए का मैं वहां पर डेप्रिसिएशन ले चुका हूँ। अब उसकी वैल्यू कितनी बची? 10 रुपए की। अब वो पूरी कंपनी मेरी है, मैंने ये पेन यहाँ से उठाई और मैंने इसको 1000 रुपए में खरीद लिया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, बिना मजाक करते हैं। वहां जब 10 रुपए बचा हुआ है तो आप भी उसको 10 रुपए में ले लीजिए ना। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मैंने तो कोई नई चीज नहीं बोली, सॉल्यूशन तो आप ही दे रहे हो। इफ 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी होल्ड्स बाय होल्डिंग कंपनी, then where are the difference between these two company? It means both of these two company have been formed for the purpose of tax planning or might be to get other benefits. It means I am just going to pick my amount from one pocket and just hold it on the other pocket. That's it. इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100% शेयर तो उसके मेरे पास है, तो उसका जितना फायदा होगा 100% प्रॉफिट विल बी ऑफ माइन, उसका जितना घाटा होगा 100% लॉस ऑफ दैट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी विल बी ऑफ माइन। हाँ या ना? होल्डिंग कंपनी का ही प्रॉफिट हुआ, होल्डिंग कंपनी का ही नुकसान हुआ, तो वहां पर क्यों प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर कर रहे हो? वहां पर उसकी WDV एक्चुअल कॉस्ट ले लो, बात खत्म करो। अब समझ में आया कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी एसेट ट्रांसफर सब्सिडियरी कंपनी को, या कोई सब्सिडियरी कंपनी अपनी कोई एसेट होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करता है और होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी का 100% शेयर कैपिटल है, एज वेल द ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, देन इन दैट केस द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी द WDV ऑफ द ट्रांसफरर। दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नको। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 7 टू सेक्शन 43(1). जी देख रहे हैं ना, एक्चुअल कॉस्ट जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा नहीं था। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 टू सेक्शन 43(1) की बात करते हैं। अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे, अब ये मत बोल देना कि अगर कोई एमलगमेटेड कंपनी, एमलगमेटिंग कंपनी, अरे इंसानों ये कंपनी खत्म होने वाली होती है, ये बनने वाली होती है, तो वाइसे वर्सा मत कर देना। यहाँ वाइसे वर्सा इज ओके, दोनों कंपनियां जिंदा हैं, यहाँ पर ये कंपनी मर रही है तो ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी इसको एसेट ट्रांसफर करेगी। ना 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 ना। In that case, only the amalgamating company will transfer its asset to the amalgamated company. Okay. Amalgamation का मतलब होता है कि दो कंपनियां हैं, X लिमिटेड और Y लिमिटेड। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, Y लिमिटेड ने अपने आप को खत्म करके अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर कर दी? X लिमिटेड को। X लिमिटेड इज टू बी नोन एज एब्जॉर्प्शन कंपनी, मींस एब्जॉर्प्शन का केस आ गया। ये एमलगमेटेड कंपनी हो गई और ये एमलगमेटिंग कंपनी हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, X लिमिटेड और Y लिमिटेड दो कंपनियां हैं, दोनों ने अपने आप को खत्म करके एक नई कंपनी बना ली, Z लिमिटेड या XY लिमिटेड, तो कहा जाएगा ये एमलगमेटिंग कंपनियां हैं और ये एमलगमेटेड कंपनी है। तो एसेट हमेशा एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, यहां से यहां नहीं जा सकता, यहां से यहां नहीं जा सकता। इज इट क्लियर जी? तो अगर कोई ऐसा केस हो, इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ एमलगमेशन प्रोसेस बाय एमलगमेटिंग कंपनी टू इट्स एमलगमेटेड कंपनी, देन इन दैट केस WDV ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, सेम वही, प्रोवाइडेड कंडीशन ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। जी सर, ये भी आपका कवर हो गया। एक्सप्लेनेशन नंबर 7।
सेम इसी तरह आपका 7A भी है, उसमें भी हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हम लोगों ने कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस देख लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट टू द कंपनी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट और विल देन इन दैट केस द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो कोई एसेट, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है अगर कोई एसेट गिफ्ट और विल में मिली है तो उस केस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस टोटल डिडक्शन एज अ डेप्रिसिएशन अलाउड टू देम, माइनस कर दो, जो आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हम लोगों ने देखा, इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड टू क्लेम द हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल टू evade the amount of tax, then in that case the assessing officer may deem fit to the amount of the actual cost. Explanation number 4 हम लोगों ने देखा, if any asset was transferred and bought back, then in that case WDV at the time of the original transfer and the reacquired value whichever is lower. Explanation number 4A, if any asset was transferred and leased back, then in that case cost to the transferee would be the WDV of the transferer जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, अगर कोई बिल्डिंग हमारे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही थी कई सालों से और आज हम उसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेंगे, प्रॉब्लम ये है। तो कहा गया नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन लेते 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 आप ये मान लो ये बिल्डिंग शुरू से ही बिजनेस में यूज हो रही थी, जो आज की डेट में उसकी एक्चुअल WDV होती बिजनेस में यूज करने के कारण, वही आप एक्चुअल कॉस्ट ले लो। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 मैंने बताया, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर्स मौजूद है, तो कोई ट्रांसफर हुआ कहां, WDV ऑफ द ट्रांसफरर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 हमने देखा, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेशन के प्रोसेस में अपनी कोई एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है, तो उस केस में WDV ऑफ द ट्रांसफरर। 7A, अगर ये 7A है, अगर डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करे, सर ये नए नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, समझाते जाइए हम लोगों को। ये रिजल्टिंग कंपनी क्या होता है, ये डीमर्ज कंपनी क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। सर अब तो ये याद हो गया, अब मत बताइए। अच्छा, ये एक्स लिमिटेड है, जैसे दो कंपनियां मिल करके एक कंपनी बना रही हैं, वैसे ही क्या ये नहीं हो सकता एक कंपनी दो पार्ट में टूट जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। मर्ज, इसको हम कहते हैं मर्ज, इसको हम कहते हैं डीमर्ज, इसको हम कहते हैं मर्ज होना, इसको हम कहते हैं डीमर्ज होना। अब क्लियर है डीमर्जर किसको कहते हैं? कि अगर कोई एक्स लिमिटेड है वो दो पार्ट में टूट गई, उसका कुछ हिस्सा चला गया वाई लिमिटेड में और कुछ हिस्सा चला गया एक्स लिमिटेड में। दिमाग में आ रहा होगा सर अब लिखेंगे जेड लिमिटेड, अरे जेड लिमिटेड काहे को लिखेंगे, मैंने तो बोला ना ये कंपनी दो पार्ट में टूटी है। एक पार्ट तो वही जो इसका अपना है, मुझे इस घर की चीजों को दो पार्ट में बांटना है, दो हिस्सों में बांटना है, तो एक हिस्सा तो मेरे ही पास रहेगा, कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दे देंगे, तो एक हिस्सा तो मेरे ही पास रहेगा, कुछ हिस्सा दूसरे को दे देंगे। इसको हम कहते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, इसको हम कहते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, और इसको हम कहते हैं नई कंपनी जो रिजल्ट बन करके आई, इसको हम कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी। क्या कहते हैं? इंसल्टिंग कंपनी नहीं, रिजल्टिंग कंपनी। तो अगर कोई एसेट डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी को जाता है, सर बात तो वही हुई, अपने घर का सामान अपने घर में ही रहा, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। WDV ऑफ ट्रांसफरर, दैट्स इट। ये था आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 7A। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की। नोट करना हो तुरंत नोट करें क्योंकि मैं मिटकाने वाला हूं।
एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1) क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 8 बोलूं? जी सर बोलिए। 12 तक जाना है। 12 तक जाने में अभी थोड़ी देर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन हाँ हर केस में 5 मिनट तो 10 मिनट लगना ही लगना है। अब आप कैलकुलेट कर लिए होंगे, 5 केस बचे हुए हैं तो 5 मिनट के हिसाब से 25, 30, 35, 40 मिनट लग जाएंगे। जी, एक्सप्लेनेशन नंबर 8। कभी कभी हम एसेट को खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, कभी कभी एसेट को एक्वायर करने के लिए हम लोनिया लेते हैं। तो अब जब मैंने कोई एसेट खरीदनी है, मैंने यहाँ लिखा बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट डेबिट और यहाँ लिखा लोन, और एसेट था 1,00,000 रुपए का, लोन भी मान लेते हैं था 1,00,000 रुपए का। 2 मिनट के लिए छपोज करते हैं, मतलब सपोज करते हैं। तो आखिर क्या करेंगे सर? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एसेट का दाम, ये लोन, ठीक है आप देते रहिए इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट देते रहिए, यहाँ डेप्रिसिएशन काटते रहिए। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने एसेट एक्वायर की थी 1 जून 2016 को, डेट ऑफ परचेज, लेकिन डेट ऑफ यूज है 1 अगस्त 2018। यानी प्रॉब्लम ये है कि 1 जून 2016 टू 1 अगस्त 2018 तक एसेट यूज की ही नहीं गई थी। दिस इज द फर्स्ट डेट व्हेन द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है। दिक्कत ये है, हम लोग ये जानते आए हैं कि कोई भी खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा होता है तब तक जब तक कि उसको वर्किंग कंडीशन में एसेट को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं वो सब नई एसेट को, वो सब कैपिटलाइज होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो सर आप ये बोलना चाहते हैं एसेट वाज एक्वायर्ड एट ₹1 lakh ऑन 1 जून 2016 एंड ऑन द सेम डेट द लोन वाज एक्वायर्ड? यस, आई एम जस्ट टेलिंग द सेम थिंग, but my question is not that thing, not that one. I just want to ask from you that what would be the treatment of the amount of interest which has been incurred by me during the period of 1st June 2016 to 31st July 2018, क्योंकि इसके बाद तो एसेट पुट टू यूज हो गई। प्रॉब्लम तो इसका है कि इसका क्या करेंगे। तो कहा गया कि आफ्टर द एसेट फर्स्ट पुट टू यूज इन द बिजनेस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ओके, हटा दें। अब तो रिजल्ट समझ में आया कि इस डेट के बाद का कभी भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकता आफ्टर द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज। जी, asset was acquired through loan and the date of acquisition and date of put to use are not same, then interest after the date of put to use cannot be capitalized। अब क्लियर हुआ? जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ कि अब इस इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे आफ्टर द डेट ऑफ पुट टू यूज। जी, इसके पहले का कैपिटलाइज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? जी सर। इसको थोड़ा और डिटेल में लिख दें। मीन्स इंटरेस्ट विल बी एडेड
या विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट को हम एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ देंगे टोटल एक्चुअल कॉस्ट तक, एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल लेवल तक लाने के लिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 9, कभी कभी होता क्या है कि हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं, मान लीजिए एसेट परचेज की मैंने 20 lakhs की और इस पर मैंने ड्यूटी का पेमेंट किया है, मान लेते हैं 5 लाख, टोटल हमने कितना पेमेंट किया 25 लाख, तो एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट सर, दैट इज ₹25 lakhs. What would be the impact if I am just going to tell you that you will get back ₹3 lakh out from ₹5 lakh? आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से 3 लाख रुपए वापस मिल गए, हो सकता है ना, या आपको सेनवेट क्रेडिट के नाम से 3 लाख रुपए वापस मिल गए, हो सकता है, हो सकता है। अगर ये कस्टम ड्यूटी थी तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, अगर ये एक्साइज ड्यूटी है तो सेनवेट क्रेडिट मिल गया। तो क्या करें, ये जो सेनवेट क्रेडिट मिला है या मॉडवेट मिला है, इसके लिए हम क्या करें, क्या एक्चुअल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए इसको डिडक्ट कर दे? जी सर बिल्कुल, आप तो सामने लिखे हुए हैं, पहले ऐड करेंगे, जितना वापस होगा उसको माइनस कर देंगे। जब एक्सपेंसेस हुआ था ड्यूटी का तो वो कॉस्ट को बढ़ा रही थी, अब जब वापस आ रहा है तो वो कॉस्ट को घटाएगी। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं ना। देखिए इधर एक्सप्लेनेशन नंबर 9, रिफंड ऑफ ड्यूटी यानी सेनवेट क्रेडिट और मॉडवेट क्रेडिट, पहले इसको कहा जाता था मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, अब इसको कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इधर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सेनवेट क्रेडिट, वापस आ गया ना, जितना पैसा वापस मिल जाएगा उसको माइनस कर देंगे, दिस इज आवर रिजल्ट। तो सर ये भी तो कोई टफ नहीं था, मैंने तो अभी तक किसी को टफ बोला ही नहीं, बस चीज ये है कि दिमाग में ये सारी चीजें सेट रहे। 9 तक जरा एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखा था साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा था गिफ्ट और विल के लिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखा था हायर डेप्रिसिएशन क्लेम या टैक्स इवेजन करने के लिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 देखा था एसेट ट्रांसफर करके रीएक्वायर कर लिया था, एक्सप्लेनेशन नंबर 4A देखा था हम लोगों ने एसेट को ट्रांसफर करके लीज बैक ले लिया था, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 देखा था बिल्डिंग जो हमारी घर के लिए यूज हो रही थी अब हम उसको बिजनेस और प्रोफेशन में ले आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 देखा था होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी के केस में, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 देखा था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी के केस में, 7A देखा था डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी के केस में, 8 देखा था एसेट डेट का पुट टू यूज अदर है और डेट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट है, तो दोनों केस में जो एसेट को पुट टू यूज करने के बाद का इंटरेस्ट फिगर है उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं ले जाते। एक्सप्लेनेशन नंबर 9 देखा था हम लोगों ने अभी सेनवेट क्रेडिट और मॉडवेट क्रेडिट अगर वापस आती है, सेनवेट क्रेडिट और मॉडवेट क्रेडिट का अगर बात है तो वो माइनस हो जाता है हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट से। आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 10 पे। क्या है ये एक्सप्लेनेशन नंबर 10? ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एक्सप्लेनेशन 10 जो है अब 10, 11, 12 ये ज़्यादा समय लेने वालों में से नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 क्या कहता है कि सब्सिडी मिली, ग्रांट मिली, तो अगर सब्सिडी या ग्रांट मिलता है तो क्या करें? मैं गया एसेट खरीदने 50 लाख का, यानी ऑफिस पे ये एसेट ले करके जैसे ही पहुंचा मुझे पता चला अरे ये क्या, सरकार ने ऐलान किया है कि इसका 20% हम आपको वापस कर देंगे एज अ सब्सिडी। आप बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, आप ऐसे एरिया में बिजनेस डेवलप कर रहे हो जहां मैं खुद चाहती हूं, गवर्नमेंट बोलती है जहां मैं खुद चाहती हूं कि वो एरिया डेवलप हो। आप नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम, मेघालय, इन एरियाज में आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पर जल्दी
बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश होते, आप इन एरियाज को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आप बैकवर्ड एरिया में बिजनेस ग्रोथ लाना चाहते हो, आप 50 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट 20% का रिस्क नहीं ले सकती? गवर्नमेंट ने मुझसे कहा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मेरी एसेट का दाम कितना हो गया? सर अब बोलना क्या, एसेट का दाम 40। और तो और मैंने जब आपको सेक्शन 43(1) का डेफिनेशन बताया था, याद करें तो मैंने आपको यही बताया था, एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी shall be reduced by that portion of the cost which is directly or indirectly made by any other person or authority। दोस्त दे तो वो भी माइनस हो जाता है, सरकार दे तो वो भी माइनस हो जाता है। तो हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? माइनस सब्सिडी रिसिव्ड। इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। एक्सप्लेनेशन नंबर 11, बस इसके बाद एक और है। एक नॉन रेजिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया में रहता है, एक नॉन रेजिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया में रहता है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब ने इतना बार किया कि उसको भी लगा मेक इन इंडिया। वाई टू मेक इन जापान, वाई टू मेक इन टोक्यो, वाई टू मेक इन अमेरिका, ट्राई टू मेक इन इंडिया। तो वो भी दौड़ा दौड़ा आया इंडिया में मेक इन इंडिया करने। वो इंडिया आया, वहां वो बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर टैक्सेशन के बेनिफिट्स दिखे तो वो यहाँ पर आने की सोचा क्या, आ ही गया। अकेले नहीं आया, वहां से पैसा भी लाया होगा। अच्छा, अकेले नहीं आया, वहां उसका बिजनेस चल रहा था, तो उसने सोचा क्यों नहीं ये हमारी एसेट्स हैं इनको भी वहां पर ले चले। तो उसने एक बड़ा शिप किया, उसमें सब कार्गो की तरह सामान लादा और इंडिया में अपनी मशीनरी और प्लांट को भी ले आया। जमीन तो ला नहीं सकता था, फर्नीचर ले आ सकता था, प्लांट एंड मशीनरी ला सकता था। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो एसेट इंडिया में थी नहीं, अब उस एसेट को आप इंडिया में ले आ रहे हो बिजनेस के लिए। अब कोई एसेट बिजनेस में ऐड हो रही है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहां पर एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू कितनी लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन दिया एक्सप्लेनेशन नंबर 11 ने कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है और आउटसाइड इंडिया से एसेट इंडिया में ले आता है, तो उस केस में ये मानते हुए कि वो एसेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंडिया में यूज हो रही थी और उस पर इतना 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 कितना इतना 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 डेप्रिसिएशन मिल गया होता, तो जो WDV बची वही आपका कहलाएगा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन टिल डेट, ये मानते हुए कि अगर शुरू से ही ये एसेट इंडिया में यूज हुई होती तो हम इतना इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किए होते, आज हमारी ये WDV होती और आज हमारी ये हालत ना हो, यही हालत हुई होती। जी, एक्सप्लेनेशन नंबर लास्ट आ गए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैंने बताया आपको साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 मैंने बताया आपको गिफ्ट और विल, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 हायर डेप्रिसिएशन और टैक्स इवेजन, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एसेट ट्रांसफर करना और बाय बैक करना या बॉट बैक करना, एक्सप्लेनेशन नंबर 4A एसेट ट्रांसफर करके लीज बैक लेना, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 किसी बिल्डिंग को अपने रेजिडेंशियल पर्पस की बिल्डिंग को बिजनेस में ले आना, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 अमेलगमेटिंग कंपनी टू अमेलगमेटेड कंपनी, एक्सप्लेनेशन नंबर 7A डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन,
and the loan was exclusively taken for the purpose of purchase of plant and machinery or asset. Explanation number 9, Sanvet credit or Modvet credit will be deducted out from the total cost of the asset to get the actual cost. Explanation number 10, if any subsidy or grant received from the government, then the total cost would deduct the amount of subsidy or grant to get the result of actual cost. Explanation number 11, if any non-resident comes to India to do the business or profession and comes with and carry the plant and machinery with himself from outside India to India, then in that case ये assume करते हुए कि from the very beginning the asset was used in India and the depreciation was claimed by the SSE, now we can get the cost of the asset in today's term as a WDV, and that would be our actual cost. Now the last one, explanation number 12 to section 43(1), लास्ट, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? होता क्या था पहले कि ढंग से सुनेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, उसी चीज अजीबो गरीब में से अजीबों को हटाया गया। कैसे हटाया गया कि पहले हम लोग बिजनेस करते थे किस चीज का, किसी कंपनी के शेयर्स के खरीदने और बेचने का, यानी आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का काम। किस चीज का काम होता था? स्टॉक एक्सचेंज का काम होता था। और करने वाला कौन था मालूम है? मैं, प्रोप्राइटर। मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं किसी एक फर्म का मालिक हूं और मैं कंपनियों के शेयर खरीदवाने और बिकवाने का काम करता था। अभी भी समझ में नहीं आया? मैं प्रोप्राइटर फर्म में हूं और मैं कंपनियों के शेयर खरीदवाने और बिकवाने का काम करता था। क्या सर? मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और हमारी फर्म कंपनियों के शेयर खरीदवाने और बिकवाने का काम। धत तेरे की, जी हाँ, लेकिन यही सही है, ये होता था। सरकार को समझ में आया कंपनियों का काम, नॉन कंपनी उनकी लिस्टिंग, डीलिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा जुल्म है, इस जुल्म को खत्म करो। हम कंपनी में हो तब तो कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज का काम कर सकते हैं, शेयर्स डिवेंचर्स को खरीदवाने बिकवाने का। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? आप रेगुलेशन फॉर्म में आइए, आप सेबी के कंट्रोल में आइए। आप अगर प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आपके ऊपर दूसरे कानून भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। क्यों ना उन सारे लोगों को रेगुलराइज किया जाए और रेगुलेट किया जाए एट अ सिंगल प्लेस। कंट्रोलिंग का सारा सिस्टम एक जैसा इन लोगों पर रहे, तो इसलिए कहा गया जितनी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म का है, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कंपनियों के शेयर खरीदने और बिकवाने का काम करते हैं, दे हैव टू कन्वर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप और प्रोप्राइटर टू द कंपनी। नाउ दे हैव टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू द कंपनी। अब मान लो मैं प्रोप्राइटर हूं, अगर मैं कंपनी बना लेता हूं, बदलानी क्लासेस है, बदलानी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, बदलानी क्लासेस है, बदलानी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, मैं बदल जाऊंगा क्योंकि नाम ही बदला है, बदलानी है, बदल बदल करके बदलानी है, मैं बदल जाऊंगा। ये जो फर्नीचर है, ये जो टेबल है, ये बेंच है, ये लाइट है, ये सब बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलने वाला, सब वैसा ही रहेगा। बाहर केवल नेम बोर्ड चेंज होगा, अंदर जितने लोग काम करने वाले हैं, जो काम पहले करते थे अभी भी वो काम करेंगे, जो पेन पहले यूज होती थी अभी भी वही पेन यूज करेंगे, जो फर्नीचर पहले यूज होता था अभी भी वही फर्नीचर यूज होगा। मैं भी नहीं बदलने वाला, नाम भले जैसा हो लेकिन मैं भी बदलने वाला नहीं हूं। हम अपने एक स्टूडेंट के साथ जर्नी कर रहे थे, याद आ गया, तो अचानक उसकी मोबाइल में से बैटरी खराब हो गई। अब पहले ज़माने में जो बैटरीज आती थी, आपको मालूम होगा, मोबाइल टच पैड वाली नहीं रहती थी, बल्कि बटन्स वाली रहती थी, पूरा कीपैड रहता था उसमें। तो ठीक करने लगा, मैंने कहा क्या हुआ?
तो कह रहे सर बैटरी बदलानी है। मेरे ही सामने बोल रहा है बैटरी बदलानी है। मैंने कहा दर पहली बार इसका एक नया मीनिंग समझ में आया। तो फिलहाल तो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नाउ दे कन्वर्ट देयर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म स्टेटस टू द कंपनी, दे कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप स्टेटस टू द कंपनी। जो एसेट यहां थी वही एसेट इधर आएगी, जो लोग यहां थे वही लोग यहां आएंगे। तो बताओ यहां की जो एसेट यहां आई है बिजनेस में उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? सर जो यहां बची हुई वैल्यू होगी ना वही आ जाएगी। हाँ तो वही तो है WDV ऑफ द ट्रांसफरर। काहे के लिए मगजमारी कर रहे हैं? दैट्स इट, दिस इज आवर रिजल्ट। और उम्मीद करते हैं आप लोगों से ये टॉपिक ढंग से देखेंगे, क्योंकि मुझे इस सेशन में मैंने कहा था ख़त्म करना है एक्सप्लेनेशन नंबर 12 तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले 2 से 4 क्वेश्चन अगर हो सका तो देखेंगे, अदरवाइज रीकैप करने के बाद हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, और उसके बाद समय मिला तो सेक्शन 32 AD भी डिस्कस करेंगे। यानी 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है ख़त्म हो जाएं, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड सेक्शन 32 AD। एक सेक्शन पहले था सेक्शन 32 AC, जो अब खत्म हो चुका है। इसकी वैलिडिटी केवल असेसमेंट ईयर 17-18 तक थी। 18-19 से जो आप कर रहे हैं, आप किस असेसमेंट ईयर को फॉलो कर रहे हैं? 18-19। तो अब 18-19 के असेसमेंट ईयर तक ही ये वैलिड नहीं था, ये केवल वैलिड था कब तक? 17-18। अब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। हम लोग सीधे स्टडी करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसके बाद सीधे करेंगे सेक्शन 32 AD की बात करेंगे। टाटा बोलने का वक्त आ गया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।